Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Serish Tariq and I'm your IMM mentor. So today we will discuss the orientation session regarding talks. ठीक है. So briefly we will discuss about the exam syllabus, its pattern as per CPSP. So ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं इसको briefly ही करूँगी ताकि सब लोग इसको सुन लें. ठीक है. तो बेसिकली जो आईएमएम के टॉक्स का सिलेबस है वो क्या है कि इसमें इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं, एग्जामिनर के साथ होते हैं, ठीक है, या फिर रोल प्लेयर होगा, ठीक है, या ऑब्जर्व स्टेशन, स्टैटिक स्टेशन या रेस्ट स्टेशन होते हैं. ठीक है. रेस्ट स्टेशन आपके अगर फॉर एग्जांपल 12 स्टेशन है तो कोई एक उसमें रेस्ट स्टेशन होता है दरमियान में. ठीक है. स्टैटिक स्टेशन कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ का ऑडिट आ गया बनाने के लिए, ठीक है, तो उस स्टेशन पर आप लोगों ने ऑडिट बनाना होता है, लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप होता है या नेक्स्ट जो स्टेशन होता है उसमें आपने एग्जामिनर को फेस करना होता है. ठीक है. ऑब्जर्व स्टेशंस अब कम हो गए हैं. नाउ एवरी स्टेशन इज़ इंटरेक्टिव स्टेशन. हर स्टेशन पे आप एक्सपेक्ट करें कि एग्जामिनर होता है. ठीक है. अब वो वाला सीन ख़त्म हो गया जिस तरह पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल ऑडिट बना के ना सामने एक बॉक्स पड़ा होता था, उसमें रोल नंबर लिख के और उसके अंदर डालना होता था. ये पहले वाला काम होता था. ठीक है. अब ऐसा कुछ नहीं होता. अब हर स्टेशन पे जो है वो एग्जामिनर बैठा होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का ऑडिट बनाना भी है तो आपने उसके पास आपने अगले स्टेशन पर एग्जामिनर बैठा होगा और उसके पास क्वेश्चन लिखे होते हैं. ठीक है. वो कहेगा कि अच्छा आपने ऑडिट बनाया है, ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट. ठीक है. अब इस टॉपिक का ऑडिट है तो आपका क्या वो है. ठीक है. तो आपने उसको पेपर नहीं दिखाना, आपने उसको बताना है. ठीक है. वर्बली. और मोस्टली जो है वो मतलब आपको पहले ही थोड़ा टाइम देते हैं प्रोटोकॉल राइटिंग में, ऑडिट राइटिंग में, लीफलेट अप्रेजल में. ठीक है. कि एक दरमियान में रजिस्ट्रेशन पे वो पड़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेशन पे एग्जामिनर बैठा होता है. अब प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स आज ये होती है कि आप जब एग्जामिनर को देखते हैं तो आप पैनिक में आ जाते हैं. ठीक है. तो बच्चों पैनिक में नहीं आना. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जब एग्जामिनर आपका फेस देखता है कि आप पैनिक में आ गए हो, ठीक है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है वहीं पर ही. ठीक है. और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट शेकी है. ठीक है. तो शेकी बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट जाना है. देखिए आपने सब चीज़ें पहले आप लोगों ने देखिए माशाल्लाह आप लोगों ने थ्योरी का एग्ज़ाम पास किया. ठीक है. आपने इससे पहले पार्ट 1 FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम किया और इससे पहले MBBS में आपने कितने एग्जामिनर्स को फेस किया हुआ है. ठीक है. सो वहाँ पे जाके शेकी नहीं होना. ठीक है. अपने आप को जाना ही इस तरह प्रिपेयर करके कि मैंने एग्जामिनर के सामने चीज़ें प्रेजेंट करनी है. कोई ये नहीं कि अकेले बैठे हैं और आपने चेयर पे लिखना है और बस बात ख़त्म हो गई. नहीं. एट एवरी स्टेशन एग्जामिनर इज़ देयर. ठीक है. आपने उसको फेस करना है और वो कोई बला नहीं होते, वो हमारी तरह के लोग होते हैं. ठीक है. हमारी तरह के FCPS या MRCOG FRCOG करके बैठे होते हैं. ठीक है. और वो उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आपका कोई आउट ऑफ कोर्स होता है कि ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें पढ़ के ही जाते हैं. ठीक है. सो ब्रीफली ये है कि इंटरेक्टिव स्टेशनिंग एग्जामिनर्स में मोस्टली आते क्या हैं. ठीक है. आईएमएम के मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ तो कार्डिनल मूवमेंट्स इन लेबर, वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी. ठीक है. वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी में आपको वो ब्रीच की ड्रिल करा सकते हैं. ठीक है. और क्या मतलब वो पड़ी होती है डमी. ठीक है. और ब्रीच पे रख देगा वो फीटस को, बेबी को. ठीक है. और वहाँ पर आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है और फिर उसके पास क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. इस तरह इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो गया, फोर्सेप हो गया, वैक्यूम डिलीवरी, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, क्लिनिकल पेल्विमीट्री, एपिजियोटमी, सर्वाइकल टीयर रिपेयर, पेरिनियल टीयर रिपेयर. ठीक है. यूटाइन कंप्रेशन सूचर जिसमें बीलेंच वो लगाते हैं. ठीक है. वो बीलेंच का पड़ा होता है, फोम टाइप चीज़ पड़ी होती है, उनके पास डमी होती है. ठीक है. और एग्जामिनर ख़ुद जो है वो आपकी असिस्टेंट बन जाती है. ठीक है. वो आपसे पूछेगी कि आपका जो है अब क्वेश्चंस पूछेगी कि कितने टाइप्स की जो है वो बीलेंच होते हैं. ठीक है. आप क्या अप्लाई करती हैं, किसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं और कौन सा स्टिच यूज़ करती हैं. ठीक है. और अगर ये स्टिच यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे. तो ये फर्दर क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. ये सब इंशाल्लाह हम करेंगे, टॉक्स का कोर्स करेंगे. अच्छा. इंटरनल आर्टरी लाइगेशन कम आता है आईएमएम के लेवल पे लेकिन आना चाहिए. अच्छा. सर्वाइकल सर्कलाज, ब्लैडर रिपेयर, यूट्राइन रिपेयर, यूरिटेरिक रिपेयर. ठीक है. ECV, IPV, पार्टोग्राम और लेबर बोर्ड. ठीक है. इसमें जो यूरिटेरिक रिपेयर है ये FCPS में ज़्यादा आता होता है, लेकिन ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि अब जो ज़्यादा स्टेशंस होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं और FCPS का भी पूल IMM के टॉक्स में उन्होंने डाला होता है. ठीक है. अच्छा. सेकंड है इंटरेक्टिव विद द रोल प्लेयर. अच्छा. ये काउंसलिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंसलिंग तो आप बस एक्सपेक्ट करें कि आपके 2-3 स्टेशन काउंसलिंग के लाजमी होंगे. ठीक है. वहाँ पे एग्जामिनर बैठा होता है, रोल प्लेयर होता है. अब रोल प्लेयर या तो कोई वो हाउस ऑफिसर बिठा देते हैं. ठीक है. या वो कोई वहीं की स्टाफ नर्स या कोई स्टाफ के बंदे को वहाँ पे क्वेश्चंस उसके पास लिखे होते हैं. ठीक है. और वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं. अब मोस्टली ये आते हैं काउंसलिंग के स्टेशन पे ऐसे कोई आते हैं. ठीक है ना. रोल प्लेयर के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है. अब रोल प्लेयर के पास जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आपसे वही पूछेगा, वो आप उसको घुमाएंगे फिराएंगे, वो आपको खुद घुमा फिरा के अपने क्वेश्चन की तरफ लेके आएगा. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपकी काउंसलिंग आ गई है, एक नॉन डायबिटिक पेशेंट है और IUD के साथ आ गई है टर्म पे.
अब वो रोने वाली बैठी होगी, ठीक है, आप उसको अपनी काउंसलिंग के स्टेप, आपने क्या करना है कि आपने पैनिक नहीं होना, वही काउंसलिंग के स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगी आपने उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड नॉलेज डायबिटीज़ के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब वो पूछेगी, बार बार आपको इंटरप्ट करेगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा क्यों फोत हो गया है, क्या मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या अगली दफ़ा भी मुझे शुगर होने के चांसेस हैं। हमेशा याद रखें कि काउंसलिंग में और ये या ब्रेकिंग द बैड कंपोनेंट में आपने पेशेंट को कभी भी ये नहीं कहना, पेशेंट को कभी ब्लेम नहीं करना। कुछ डू एंड डोंट्स हैं वो मैं आपको काउंसलिंग के सेशन पे बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईओडी के साथ आई, आपने ये भी नहीं ब्लेम करना अगर वो फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी कि बीबी तुमने अपना ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल किया, इस वजह से ही आपका बच्चा फोत हो गया। आपने, आपकी बात वही होगी जो आप करना चाहोगे, लेकिन आपने अपने वर्ड्स चेंज करने हैं, ठीक है। आपने कहना है कि अगर वो आपसे पूछेगी कि मेरा बच्चा क्यों फोत हो गया, तो आप कहें कि बज़ाहिर इसी तरह लग रहा है कि पिछले इतने महीनों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो वफ़ात पा चुका है। लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले हमल में आपके साथ ये मसला ना हो। और अब हम आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉपर चेकअप करेंगे, ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह करेंगे और आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। या कोई नॉन डायबिटीज़ के साथ आ गई तो उसको ऐसे काउंसल करना है। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आपने पेशेंट को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना। देखिए, बात मैंने भी वही की है कि देखें पिछले इतने महीने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था या शुगर कंट्रोल नहीं था, बज़ाहिर इसलिए लग रहा है कि बच्चा फोत हो रहा है। अब ये बात करने में और ये बात करने में कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं था बीबी इस वजह से बच्चा फोत हो गया, तो इन दो बातों में कितना फ़र्क है। एक तो लहजा, योर वे ऑफ टॉकिंग टू द पेशेंट, ठीक है, वो कितना मैटर करता है। ये आप ये एग्जामिनर सब कुछ ये देख रही होती है और ये इसके पास इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने पेशेंट को ब्लेम किया या नहीं किया। आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अपनी क्लिनिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिलीव में जब मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट देखती हूँ, ठीक है, यही सारे पेशेंट्स होते हैं ना, ये हमारी क्या हो रही होती है, ये हमें यही सिखाया जा रहा है कि आपने अपनी क्लिनिक से ओपीडी में बैठ के पेशेंट को कैसे डील करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह बोलूँगी कि बीबी तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल था, तुम्हें करना चाहिए था, तुम जो है शुगर में तुमने कंट्रोल नहीं किया, इससे तुम्हारा ये हो गया, तो पेशेंट क्या हो गया, डिस्करेज हो जाएगा। वो ऑलरेडी एक आईओडी के साथ आई है, ऑलरेडी उसके साथ एक प्रॉब्लम है, और फिर एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। ना सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्लिनिकल लाइफ में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो अपनी हैबिट अभी से बना लें, ठीक है, कि आपने बीबी बीबी करके बात नहीं करना, पेशेंट को हमेशा नाम से बुलाना है, ठीक है। और आपने काउंसलिंग के जब मैं कंपोनेंट्स बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि पेशेंट का नाम आपने पहले पूछना है, ठीक है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स काउंसलिंग के आपके दिमाग में होंगे, बाकी बैकग्राउंड नॉलेज थियोरेटिकल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने उसी को वहीं अप्लाई करना है। स्मोकिंग हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, सडन आईओडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, आइसोलेटेड हाइड्रोकेफ, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीटस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हाइपरइमेसिस, एपिलेप्सी, रूबेला, ये इन्फेक्शंस पे आ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटिक वुमेन की प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है, और पोस्ट नेटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, ठीक है। पेशेंट आ जाएगी कि मेरा जब से बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे रोना बार बार आता है, 2 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गया, मेरा खाने को दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने बच्चे की केयर करूं, तो उसकी आपने कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व स्टेशंस, अब मोस्टली ऑब्जर्व स्टेशंस नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वो अब जो ऑब्जर्व स्टेशंस है वो भी इंटरेक्टिव बन गए हैं। फॉर एग्जांपल लेबर एनाल्जेसिया लेबर, मतलब फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल का स्टेशन आ जाएगा, ठीक है, कि और आपसे उसके क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, किस तरह एपिड्यूरल दिया जाता है, ठीक है, कौन सी नीडल यूज़ की जाती है, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। सी सेक्शन के ऊपर आ सकता है। वी बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वी बैक पे तो काउंसलिंग भी आती है, प्रोटोकॉल राइटिंग भी इसका आता है, ठीक है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्राइन रप्चर, प्रीटर्म लेबर, एबगार स्कोर, एबगार स्कोर ये एक सिनेरियो दिया होता है, ठीक है, आपने एबगार स्कोर जो है उसमें करके और अगले स्टेप पे बताना होता है, ठीक है। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन होंगे कि एबगार स्कोर के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसमें आप किन जो ये फीटस है उसका एबगार स्कोर क्या है, या न्यूनेटल रिसससिटेशन का जो स्टेशन होता है उसके भी एबगार स्कोर के बारे में वो पूछती है, ठीक है। अगर ये एक्चुअली ये होता है कि जो एबगार स्कोर या न्यूनेटल रिसससिटेशन का है, अब मोस्टली ये होता है कि जैसे स्टूडेंट अंदर जाता है ना, तो पेपर पे सिनेरियो
फेज 2 होता है। आपने देयर एंड देन पढ़ना है, वहीं पे डिसाइड करना है। वो आपको कहेगी परफॉर्म न्यूनेटल रिससिटेशन, वो फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगी जिसमें आप गार स्कोर के बारे में पूछेगी, आपसे न्यूनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स के बारे में पूछेगी, आप ईटीटी कब यूज़ कर सकते हो, आप लेरिंगोस्कोपी कब यूज़ कर सकते हो, ये एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स, पीपीएच, बैलून टेम्पोनेट, यूट्राइन इन्वर्जन, सीटीजी इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड बायोफिजिकल प्रोफाइल में अब मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल है, ठीक है। कार्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिशप स्कोर और एबगार स्कोर के ना फ्री में मार्क्स हैं, ठीक है। बिशप स्कोर में भी ये होगा कि सिनेरियो होगा, वो आपसे कहेगी कि बिशप स्कोर इसका बताओ क्या होगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो आगे बताए कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का इतना बिशप स्कोर है और 39 वीक्स पे या 41 वीक्स पे है, ठीक है, तो आप इंडक्शन करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो किस ड्रग से करोगे, कौन सा मेथड होना चाहिए, या कोई प्रीवियस कार है, ठीक है। जो ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं वही चीज़ें वो बताती है। बस पहले आपने थ्योरी के लिए आपने क्या करना होता था, पेपर में करना होता था, ऑनलाइन एग्जाम था, अब वो आपका एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। HIV प्रेगनेंसी, हैप बी प्रेगनेंसी, एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी, हैप सी, ठीक है, इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। प्रेगनेंसी विद रीनल ट्रांसप्लांट आजकल बहुत पसंद है CPSP वालों को, वो थ्योरी में भी देते हैं और इसका सिनेरियो भी आ जाता है टॉक्स में। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, एक्लेम्शिया, ब्लड प्रेशर इन प्रेग्नेंट लेडी, देखने में बहुत आसान है, ठीक है, कि बीपी क्या चेक करना होता है, लेकिन ट्रिकी है, एग्जामिनर बैठा होता है, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अच्छा कौन सी आर्म में चेक करना चाहिए, कितने साउंड्स होते हैं, ठीक है, और कितने साउंड पे हम वो जो 5 साउंड्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी सारे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल फिर सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर प्रेग्नेंट है, प्री एक्लेम्शिया, इतना बीपी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी वही क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में जो है वो यूजली या तो मोस्टली पेशेंट नहीं होते, डमी होते हैं, उस पर आपने जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये भी मैं आपको टॉक्स का सेशन कराऊंगी कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपने कॉन्सेंट लेना है, उससे प्रॉब्लम पूछनी है, फिर उसको एक्सपोज करना है, ठीक है। और एक्सपोज करते हुए ख्याल रखना है कि पेशेंट ज़्यादा एक्सपोज ना हो, ठीक है। मतलब ये सारी बातें आप साथ में बताना है। एग्जामिनर चुप करके सुन रहा होगा, वो सिर्फ वहाँ पे टिक क्रॉस कर रहा होता है। बाकी न्यूनेटल रिससिटेशन, ऑब्स्टेट्रिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किस तरह की जाती है, लियोपोल्ड मैनुअल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। गायनी में भी इंट्रैक्टिव स्टेशन में एग्जामिनर में MBA, DNC, मैनुअल इमोला प्लेसेंटा, IUCD, कॉपर टी, माइलिना, पेप्समियर, LBC, पाइपल, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और HSG, ठीक है। हिस्टेरोस्कोपी अगेन FCPS का पार्ट है, लेकिन हम ये इसमें करेंगे IMM में, ठीक है, ओके। फिर रोल प्लेयर के साथ अगेन वही काउंसलिंग आ जाती है। आप काउंसलिंग में आपके पास सब फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो है, एक्टोपिक, पेप्समियर, मेनोरेजा, हिस्टेक्टमी की किस तरह काउंसलिंग करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, OCPs, BTL, मोलर कोरियोकार्सिनोमा, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ठीक है ना। यूजली क्या होता है कि आपको ना आप फॉर एग्जांपल एक स्टेशन में गए हो, ठीक है, तो आपको ना सामने HSG नज़र आएगा, ठीक है। वो पहले तो कहेगी किस चीज़ का एक्सरे है, ठीक है। अच्छा आप कहोगे कि स्टेरोसल्पेंजियोग्राफी, HSG नहीं बोलना, कोशिश करें कि आप कंप्लीट टर्म यूज़ करें, ठीक है। जब आप HSG बोलते हो कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय HSG, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी। एग्जाम में एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कंप्लीट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है। हिस्टेरोसल्पें मैडम दिस इज़ द एक्सरे ऑफ द हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राफी, ओके, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स। अच्छा फाइंडिंग्स में फॉर एग्जांपल बायलेटरल ब्लॉक ट्यूब्स हैं, ठीक है, आपने देर एंड देन देखना है, बड़ा क्लियर होता है, ठीक है। यूनिलेटरल ब्लॉकेज होती है या बायलेटरल ब्लॉकेज होती है, या आपको हाइड्रोसल्पिंग्स नज़र आता है साइड पे, ठीक है, या बायलेटरली बिल्कुल ही ब्लॉक्ड होती हैं ट्यूब्स, ठीक है ना, डायड नेगेटिव होता है। मैडम दिस इज़ दैट हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राफी शोज बायलेटरल ब्लॉक ट्यूब्स। अच्छा नीचे बैठी होगी पास वहाँ पे रोल प्लेयर, अच्छा बेटा इसको काउंसल करें, पेशेंट आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए आई है और सेकेंडली इनफर्टिलिटी के लिए आई है, 7 years हो गए हैं, पहले एक बेटी है, नाउ काउंसल हर, ठीक है। तो अगेन वही काउंसलिंग के स्टेप्स, ठीक है। अच्छा वो पूछेगी अच्छा अब मैं आगे क्या करूं, क्या मेरे बिल्कुल बच्चे नहीं हो सकते, जो है वो अच्छा मैं अगर आप कहती हैं कि मैं IVF वाला काम करूं तो उस पर कितना इलाज आएगा, इस पर तो बहुत ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि जब इसकी काउंसलिंग करते हैं इनफर्टिलिटी को कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे IVF के रिस्क एंड बेनिफिट्स पूछेगी, कॉस्ट पूछेगी, एडॉप्शन पूछ के आप उसको ऑप्शन दे सकती हो, ठीक है। अगर वो कॉस्ट वो नहीं कर सकती तो एडॉप्शन का भी ऑप्शन होता है। फिर वो कहेगी इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपको कि सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं लेकिन उनके सक्सेस रेट कम है, ठीक है। तो ये सारी आपकी अभी देखिए एक स्टेशन में आपका HSG भी वाला भी हो गया, आपकी इनफर्टिलिटी भी हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से
एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में भी मर्ज हो सकता है, ठीक है। फिर वो मैडम पूछेगी कि अच्छा वो पेशेंट खुद पूछती है, ठीक है, जो रोल पे बैठा होता है, अच्छा HSG पे ब्लॉक ट्यूब्स हैं तो क्या मुझे और कोई टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, लेप्रोस्कोपी से बेटर है, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो कहेगी अच्छा वो ऑपरेशन कैसे होता है, फिर आपने लेप्रोस्कोपी के लिए काउंसल करना है, तो वो उसके पास क्वेश्चंस लिखे होंगे, वो आपको आगे आगे लेके जाती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी जगह पे आप स्टक हो गए, फॉर एग्जांपल आप HSG पे रुक गए कि भाई ब्लॉक ट्यूब्स हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपको वहीं पे ही घुमाती रहेगी और आपका टाइम इसमें निकाल देगी। आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है ताकि उसको ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मौका ना मिले, क्योंकि एग्जामिनर के पास शीट में लिखा होता है कि आपने अप्रोच क्या किया, आपकी जो है वो मैनेजमेंट किस तरफ है, क्या आपको जो रीसेंट जो एडवांसेस हैं उनके बारे में पता है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह एक स्टेशन दूसरे स्टेशन में भी मर्ज हो सकता है। इस तरह ऑब्जर्व स्टेशन में फाइब्राइड यूट्रस, IUI कैनुला और पाइपल में आई डोंट नो, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सामने बिल्कुल पाइपल पड़ा होता है, उसको IUI कैनुला बना देते हैं क्योंकि उनकी मोर और लेस थोड़ी सी रिजेंबलेंस है, लेकिन इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। वेजाइनल वॉर्ड्स पिक्चर लगी होती है अक्सर, ठीक है, बच्चे आप इसको रिकॉग्नाइज डायग्नोस करो क्या है। इस तरह मोलर की ना स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस वाली अल्ट्रासाउंड की पिक्चर लगी होती है, वो आपसे पूछते हैं कि किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। वो आपको सिनेरियो देगी ना, PV ब्लीडिंग के साथ आई है, इतने मंथ्स के मेनोरिया है और वॉमिटिंग की हिस्ट्री है और ये अल्ट्रासाउंड पे है, तो बच्चे बताओ, ठीक है। अक्सर उसको लोग एक टॉपिक बना के आ जाते हैं, जबकि वो टिपिकल स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है, किस में होती है मैडम, कंप्लीट मोल में होती है। अच्छा, क्या आपकी फर्दर मैनेजमेंट है, ठीक है, राइपनिंग करोगे नहीं करोगे, सेव है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं फर्दर आके, ठीक है ना। मैकवील पढ़ा होता है, ठीक है, वहीं पे वो पूछेगी व्हाट इज़ दिस, तो मैकवील, ठीक है। और अच्छा मैकवील है तो इसका क्या बेनिफिट है, रिस्क एंड बेनिफिट्स, मतलब इसकी बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या इसका फ़ायदा होगा, इससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, इस पे जो मार्किंग्स हैं, ठीक है, उनका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। ये मैकवील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इवन FCPS में भी आया था, हालांकि IMM में ज़्यादा आता है लेकिन ये FCPS में भी रखा हुआ था। बाकी सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं और इसमें जो है अब ऑब्स्टेटिक्स में जो है कैंगरू मदर केयर इस सब आया हुआ था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के 10 स्टेप्स आए हुए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं बेबी काइंडली हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग किस तरह की जाती है, और BLS इन कोलैप्स प्रेगनेंसी, ठीक है, इस तरह डिस्चार्ज कार्ड, ऑपरेशन नोट्स किस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है कि आपको ना ऑपरेशन नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए मिलते हैं, वो आपसे पूछेगी लीफलेट अप्रेजल की तरह पूछेगी कि आप इसमें मुझे वो बताओ कि इसमें क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या आपको लगता है कि इसके कॉन्स हैं, इसको मज़ीद किस तरह बेटर किया जा सकता है, ठीक है। सारा प्रैक्टिकल जो आप लोग करते हैं वही है। सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, स्क्रबिंग, गाउनिंग, ग्लविंग, कॉमनली यूज ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, ठीक है। इस तरह इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे हम करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या बेनिफिट है। पहले तो सबसे पहले ये होता है कि आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, बेसिकली वो ये पूछते हैं। मोस्टली अब इंस्ट्रूमेंट्स का कोई सेपरेट नहीं आता, मोस्टली जैसे फॉर एग्जांपल DNC का स्टेशन आ गया तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं ना, ग्रीन आर्मिटेज वगैरह पड़ा होगा, तो वो पूछेगी कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस ना, तो आप बताओगे मैडम दिस इज़ ग्रीन आर्मिटेज, दिस इज़ डक स्पेकुलम, ठीक है। अच्छा बताओ किस तरह तुम इसको करोगी, पेशेंट पे किस तरह DNC करोगी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। सेपरेट स्टेशन भी आ सकता है लेकिन यूजली ये आपकी जो ड्रिल्स वाले होते हैं, ठीक है, स्टेशन होते हैं लाइक DNC वगैरह हो गया या बैलून टेम्पोनेंट वगैरह हो गया, उन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। पूल जो है हम सारा इंशाल्लाह जो है वो 2015 टू ये अच्छा ये जो पास पेपर्स का पूल है ना, ये यहाँ पे अगस्त तक करनेंगे हम, ठीक है। ये अगस्त का जो पेपर हुआ था ना, ठीक है, सितंबर का, सॉरी, ये सितंबर 2023 तक है, ठीक है। ये भी पेपर अब ऐड होगा इन पेपर्स के अलावा, तकरीबन 23 पेपर बनते हैं, ठीक है। अच्छा मोस्टली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस एग्जाम में कितने होते हैं, 12 to 14 होते हैं, ठीक है। 8 to 10 मिनट्स होते हैं एवरी स्टेशन और 10 मार्क्स में 6 आपने पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि देखो बच्चे, आप लोगों ने बुक्स सबके पास होती हैं, ठीक है, लेकिन यू हैव टू लिसन टू योर मेंटोर, ठीक है। अगर आपको कोई स्टेशन कराया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको काउंसलिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो लिसन टू इट, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स को याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अगर आपके पास फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आप उसको प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है, ठीक है। इसमें एक्टिंग ज़्यादा है बेसिकली, थ्योरी में तो आपने जाके सिर्फ टिक मार करना था ना, इसमें एक्टिंग ज़्यादा है। और
जो है आपने, अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह है कि आपके यूनिट में कोई और बंदा नहीं है, आप अकेले, आपके साथ कोई भी ग्रुप स्टडी के लिए नहीं है, ठीक है ना, तो आप मिरर के सामने बैठो। जो मेरा अपना मेथड भी यही होता था कि चूँकि मैं अपने यूनिट में अकेली थी, तो मैंने टॉक्स की सब प्रिपरेशन की थी कि मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी, ठीक है। हमारे टाइम में कोई कोर्सेज नहीं होते थे, ठीक है। मैं मिरर के सामने बैठ जाती थी और मैंने घर में एक डॉल रखी हुई थी, उस पर मैं सारी ड्रिल्स करती थी, ब्रीच डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, सब कुछ उसके ऊपर, ठीक है। और काउंसलिंग के जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर में किसी एक बंदे को कह देती थी कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें, ठीक है। उसको मैं क्वेश्चन लिख के दे देती थी और वो इस तरह वो मुझसे जो होता था वो पूछते थे और मैं उनको उस तरह से रिप्लाई करती थी। तो रीज़न ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ का। बोलने की प्रैक्टिस आपने बस बार बार करनी है। जो लोग बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते, इवन आप अगर सिर्फ कोर्स ज्वाइन करके जाते हो, आपने सिर्फ पढ़ लिया, बस पैसिव आपने लर्निंग किया, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, वहाँ पर आप बोल नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। तो आपने बोलना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास टॉक्स। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे घंटा घंटा नहीं सोचना। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी एक क्वेश्चन में के आंसर में प्रॉब्लम है, कहीं मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बजाय इसके कि वो आपके पूरे जो है वो टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाए, आप नेक्स्ट की तरफ स्किप करें। और एक क्वेश्चन में इतना भी लंबा टाइम ना लगाएं कि बस एक क्वेश्चन के आंसर में आपने बहुत टू द पॉइंट रहना होता है। टॉक्स में ना एग्जामिनर के पास टाइम है, ना आपके पास इतना टाइम होता है, ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन के आंसर देते रहोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो टॉक्स होता है ना, उसमें आपने बहुत ही टू द पॉइंट रहना होता है, ठीक है। ओके, आई टू आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के साथ। क्यों एग्जामिनर के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट? अक्सर ना देखिए, एक जो डॉक्टर होता है उसका एक एटीट्यूड होता है ना, ठीक है। जब आप अपनी भी क्लिनिक्स में बैठते हो, ठीक है, या आप अपनी ओपीडीज़ में बैठ के पेशेंट देखते हो, ठीक है, आप अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हो, आप ओवरऑल पहन के जाते हो, आप आई टू आई कांटेक्ट करते हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो, ठीक है। यही चीज़ एग्जामिनर आप में देखना चाहता है कि कल को अगर आप किसी जगह पे अपने क्लिनिक में बैठे हो या किसी हॉस्पिटल के आप ओपीडी में बैठे हो, अगर आप खुद ही शेकी होगे तो आप पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे। और बिलीव मी, पेशेंट खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता उन डॉक्टर से, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है। यही चीज़ हमें सिखाई जाती है। इसीलिए ये टॉक्स और ये सारी ड्रिल्स करने का मकसद यही होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस शुड बी बैक्ड अप बाय द नॉलेज, ठीक है। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैडम आई टू आई कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, मैडम करके बात करनी और अपने क्वेश्चन का आंसर देना। काउंसलिंग में अगर आपके पास रोल प्लेयर बैठा तो आपने उसकी आंखों में इधर उधर नहीं देखना, ठीक है, सर पे हाथ नहीं रखना जैसे आप सोच रहे हो। नो, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, यही वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और बिलीव मी, आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होना, आपकी ड्रेसिंग, ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट इम्पैक्ट कि ये एग्जामिनर वहीं से जज कर लेता है कि ये डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। बहुत ऐसे लिपस्टिक्स लगा के, मेकअप करके, बाल जो है वो स्ट्रेट करके, ठीक है, ये इस तरह नहीं करके जाना। सिंपल, जितना सिंपल लगोगे, साफ़ सुथरा, एक क्लीन सा एक न्यू ओवरऑल ले लो, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा सा ड्रेस स्टिच करा लें, ठीक है। और स्कार्फ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना बालों को प्रॉपर पोनी करके टाई करना है, ताकि ये बार बार, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने बालों से ही खेल रहे होते हैं, ठीक है। मेकअप, आई डोंट एडवाइस जो कि आप मेकअप करके जाएं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप जाओगे तो बहुत लोग तैयार श्यार होके जाते हैं। तैयार श्यार होने का मकसद ये नहीं कि आप मेकअप करके आओ, ठीक है। जिस तरह आप सिंपल लगोगे, जितने आप साफ लगोगे, उतना आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बिलीव मी, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बालों को प्रॉपर्ली टाई करके जाना है ताकि वो आपको वहाँ पे जो खेल रहे होते हैं अक्सर स्टूडेंट, मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिलीव मी, टॉक्स एग्जाम में बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने जाना है, ठीक है। बहरहाल दूसरा ये कि हाँ, अच्छे जूते होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। इतने अनकंफर्टेबल ना हो कि आप बस एग्ज़ाम में जो है ना उसी पे फोकस करें हो। बिलीव मी, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इन चीज़ों का बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है। ओके, यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद योर एग्जामिनर, ठीक है। रोल प्लेयर आपसे सलीस उर्दू में, फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग आई है ना, वो आपसे सलीस उर्दू में पूछेगा चीज़ और आपने उसको उर्दू में बताने, क्योंकि आपका पेशेंट अंग्रेज़ी नहीं समझता। आप जिस मुल्क में रहते हो, आपको वहाँ पे उनको जो है वो उर्दू में सारी बातें समझानी होती हैं, ठीक है। मतलब अपनी उर्दू तो एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी जो लोकल लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे जाके पश्तो नहीं बोलनी, आपने वहाँ पे जाके सिंधी नहीं बोलनी, आपने उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। और वो जो काउंसलिंग के लिए बंदा बैठा होता है ना, वो भी उर्दू में ही बात कर रहा होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी कम इस्तेमाल करें, ठीक है। उसको आप अगर कहोगे ना कि ये तुम्हारा HSG है BB, इस तरह नहीं,
आपने उस मरीज़ का नाम लिखा आयशा, ये आपका हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी है। ये क्या होता है, ये एक ख़ास किस्म का एक्सरे हो जाता है जो नीचे से दवाई डाल के लिया जाता है, जिसमें ट्यूबों का पता चलता है कि वो खुली है कि बंद है। इस तरह पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आपने कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की भी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर कोई प्रोसीजर है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि पेशेंट को समझ आए। फिर एग्जामिनर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद हर इन इंग्लिश, ठीक है। कंट्रोल योर नर्व्स, ठीक है। अक्सर इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना बच्चे, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपने जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले जो है वो आयतल कुर्सी और 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। और आपने अल्लाह से मदद मांगनी है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। और आपने अपनी काउंसलिंग खुद करनी है कि देखिए मैंने MBBS में आपने कितने एग्जामिनर्स को फेस किया है, ठीक है। फिर ये 12-13 एग्जामिनर्स कुछ भी नहीं है। डू योर बेस्ट, ठीक है। डोंट गेट पैनिक एट एनी पॉइंट एंड डू योर बेस्ट। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। अल्लाह इज़ द बेटर प्लानर फॉर अस। कोशिश इंसान के हाथ में होती है, ठीक है। पास होना फेल होना, ठीक है, ये अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन आपने अपनी कोशिश लाजमी करनी है, ठीक है। हर चीज़ को हम लक पे नहीं छोड़ सकते, आपने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। प्लानर ये है कि वी विल कवर ऑल मॉड्यूल्स वाया पास पेपर्स। मेरा अपना मेथड ये है कि मैं पहले पास पेपर सेंड करती हूँ, फिर मैं स्टेशन टू स्टेशन डिस्कस करती हूँ और उससे रिलेटेड कंसर्न जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं, ठीक है। अगर वो कोई वीडियो यूट्यूब से भी ली गई है तो वो ऑथेंटिक होती है, स्टैंडर्ड होती है। रैंडमली आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। उसी को सेव करने के लिए आपको ग्रुप में साथ में वो वीडियो दी जाएगी, ठीक है। यूजली 2 पेपर्स, फॉर एग्जांपल अगर 2015 के 2 पेपर हैं तो एक ही दिन में 2 पेपर। अब एक्चुअली इस दफ़ा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम मार्च में है, जून में, ये कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस कोर्स को आज से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा हम वार्म अप होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एकदम आप लोगों को मार्च का बता दिया तो फिर ये आप लोगों के लिए भी परेशानी और हमारे लिए भी, ठीक है। अगर जून तक है तो तब हम थोड़ा सा स्लो पेस में जा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम है। लेकिन इन केस मार्च या अप्रैल है तो मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, बजाय इसके कि आप एकदम ही परेशान हो जाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम स्लोली आगे जाते हैं, तब तक आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगी। ड्रिल स्टैंडर्ड वीडियोज़ एज पर CPSP एंड बट यू हैव टू प्रैक्टिस ड्रिल्स। जैसे मैंने बताया कि कोई भी नहीं है तो मिरर के सामने एक डॉल लेके बैठ जाएं और जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में पढ़ो और प्रैक्टिस करो। बोलना है, बार बार बोलना है, ठीक है। इसमें बस बोलना ज़्यादा है। नॉट स्टैंडर्ड वीडियोस ऑफ CPSP यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट योर होम और इन वार्ड, ठीक है। नोट्स की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। कुछ लोग जो है वो एक ये तरीका भी होता है कि आप शू लेसेस से प्रैक्टिस कर लें घर में, लेकिन वैसे बेटर ये होता है कि शू लेसेस में और स्टिच में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप के वार्ड में भी स्टिचेस पड़े होते हैं, नहीं तो आप परचेज़ कर लें, ठीक है। घर में सिल्क जो है वो थोड़ा सा या क्रोमिक जो है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है, वो घर में रख लें और उसी पर प्रैक्टिस करें तो उस पर ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। IMM talks most important stations are related to labor, contraceptive drills and now almost all of them are interactive station। मतलब एग्जामिनर हर जगह पे बैठा हुआ है, आपको ऐसे नहीं है कि बस अकेले सब करना है, नहीं। बेसिकली CPSP is preparing you for the international exams एंड एक्सटेंडेड टॉक्स एग्ज़ाम। जो एक्सटेंडेड टॉक्स एग्ज़ाम है उसमें भी आपने एग्जामिनर्स को फेस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब ऐसा होता है कि आप जब आप रूम में जाते हो सामने एक स्लिप पड़ी होती है, आपने सिनेरियो पढ़ना और देयर एंड देन आपने डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो आपकी अगर अभी से प्रैक्टिस होगी तो यू विल परफॉर्म बेटर इन योर एक्सटेंडेड टॉक्स ऑफ FCPS इंशाल्लाह। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।